टू केमिस्ट्री विद फन। मेरा नाम है दीपक मिश्रा और हम लोग क्या हाइलोल्केन की सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, आप लोगों को मैंने मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है और नॉमेनक्लेचर, स्टेबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो केमिकल प्रॉपर्टी में से हम लोगों को क्या SN1 SN2 रिएक्शन स्टार्ट करना था। तो उससे पहले हमने क्या आपको सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या SN1 या फिर E1 रिएक्शन में सॉल्वेंट का क्या रोल होता है, मैंने उसको बता दिया है। आपके पास वीडियो है, उसको आप जाइए उसको देख लीजिएगा। आज क्या करते हैं, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स और भी आती हैं बच्चों को, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल्स में और बेस में क्या डिफरेंस होता है, उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर ये टॉपिक आप नहीं जानोगे तो आपको क्या करेंगे, आगे जब आप आगे पढ़ोगे SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ोगे, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ोगे, तो उसमें आपको बहुत परेशान करेगा टॉपिक। तो हम लोग क्या करते हैं, आज सबसे पहले हम लोग बेस में और न्यूक्लियोफाइल में माइनर सा जो डिफरेंस होता है उसको पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले करते क्या है, जैसे आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस, मतलब न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस होता है। तो चूंकि हम लोगों ने क्या किया है, बेस की डिफिनेशन लोअर क्लास से पढ़ते हैं, 9th में 10th में ICSE और CBSE बोर्ड वालों ने क्या किया है, हम लोगों को 9th और 10th में बेस के बारे में बता दिया था कि जैसे बेस क्या होते हैं। तो बेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कि सबसे पहले आपको बेस के सारे कॉन्सेप्ट बता दें कि अभी तक हमने बेस के बारे में क्या पढ़ा था। उसके बाद क्या करेंगे, अभी कंपेरिजन कर देंगे SN1 उसमें बेस में और न्यूक्लियोफाइल में। अच्छा, मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है नहीं, तो मैंने क्या किया, पहले लिख दिया, उसके बाद आपको फटाफट समझा दे रहे हैं, है कि इससे टाइम की बचत भी होगी। तो होगा क्या, किससे आपके पास बेस है, तो बेस के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया था बेस का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया था वो आर्हेनियस साहब ने दिया था। आर्हेनियस ने क्या कहा था, आर्हेनियस ने कहा कि जो बेस होते हैं, बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, बेस इज द सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH इन वाटर। वाटर के अंदर क्या करते हैं बेटा, OH आयन को वाटर के अंदर जनरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल से समझते हैं, मतलब बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के अंदर OH हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करते हैं, है कि नहीं। इसको सबसे पहले आर्हेनियस साहब ने बताया। तो मतलब मान लीजिए हमारे पास NH3 है, इस NH3 को हमने क्या किया, चूंकि कह रहा है इन वाटर से रिएक्शन करा दिया। मान लो मुझे पता करना है कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, मुझे ये पता करना है कि ये NH3 का नेचर कैसा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको NH3 को वाटर के अंदर डाला। जैसे वाटर के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे हाइड्रो क्या कह सकते हैं, अमोनियम बनेगा और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो इससे ये कंक्लूजन हमको निकल रहा है कि ये आपका बेस था, क्योंकि इसको मैंने इसके अंदर डाला तो तभी तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बना है। यानी कि आपके पास वाटर के अंदर क्या बना दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है, यानी कि ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट सत्य हो गया। पर चलिए आगे क्या होता है। अब ऐसे मान लो उन्हीं के बाद में एक साइंटिस्ट और है जिसका नाम था क्या, ब्रोस्टेल-लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोस्टेल-लोरी है, उन्होंने इसी बात को थोड़ा सा अलग ढंग से बताया। उन्होंने कहा कि जो बेस होगा एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन किसे कहते हैं जरा समझ लीजिएगा, H+ को ही प्रोटॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं, जिसको हम यहाँ पे बता दें, जगह है देखो यहाँ पे जरा। जैसे भाई हाइड्रोजन है, इसके अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s1, मतलब क्या, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही तो बनता है। हम लोग इसके आइसोटोप्स की बात नहीं करेंगे कि इसके आइसोटोप्स में प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, मुझे उसकी बात नहीं करनी है। मुझे जो बात करनी है, मुझे इसी केवल प्रोटियम की ही बात करनी है। ये आपके पास है क्या, इसके चलो सपोज कर लो कि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और इसमें बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जो पहला बैलेंस सेल था उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि जैसे आप क्या करते हो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, चूंकि H+ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जैसे आप यहाँ से क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे। क्या करोगे बेटा, आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो हमारे पास क्या, केवल सेल ही तो बचेगा, वो भी सेल खत्म है, यानी कुछ नहीं है इसके पास। तो केवल इसके बीच में क्या, एक न्यूक्लियस बचा, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या, केवल प्रोटॉन ही तो है। तो केवल प्रोटॉन बचा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, H+ को प्रोटॉन कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रोस्टेल-लोरी साहब थे, उन्होंने कहा कि क्या ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ब्रोस्टेल-लोरी ने कहा कि बेस जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। वो प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे क्या होगा, आपके पास कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट, आपके पास अच्छे से कह सकते हो एग्जाम्पल्स आते रहेंगे। उसको भी वीडियो को पॉज करके उसको जरूर देखना, उसको पढ़ना जरूर, है कि नहीं। उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल देकर कहा कि देखिए मुझे पता करना है कि NH3 बेस है। उन्होंने कहा कि मान लो मुझे ये पता करना है कि NH3 बेस ऐसे कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि NH3 बेस है, उस NH3 की रिएक्शन मुझे करानी है HCl से, चूंकि HCl एसिड होता है। एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ये भी ब्रोस्टेल-लोरी ने कहा। हम लोग केवल बेस की बात कर रहे हैं, एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम एसिड की जो डिफिनेशन होती है उसको आपके स्क्रीन पर डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा।
तो ब्रोशलोरी साहब ने कहा कि जो बेस होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। भाई इस सेल था, ये ब्रेक हुआ, इसने अपना प्रोटॉन इसको दिया, तो यहाँ पे इस NH3 ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे अमोनियम बना दिया। क्या बना दिया, अमोनियम बना दिया, NH4+ बना दिया, है कि नहीं, और यहाँ पे Cl निकल गया। तो उन्होंने कहा कि ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, NH3 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि NH3 क्या आपका एक बेस की जैसा वर्क कर रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, आपका एक बेस के जैसा ही वर्क कर रहा है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बेस होते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या आपका एसिड है, ये आपका क्या था, एसिड है, आपका क्या होता है, बेस होता है जो प्रोटॉन को क्या करता है बेटा, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक, उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए थे जिसका नाम था लुइस, ठीक है ना। लुइस साहब बहुत अच्छे थे, उनका कह सकते हो आप लोग उनको पढ़ा भी होगा स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए। तो लुइस साहब ने क्या किया, उन्होंने बताया कि देखो बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं, वो बड़ा उनकी डिफिनेशन बड़ी ही प्यारी थी। उन्होंने कहा कि बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, लोन पेयर का या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। बड़ा अच्छा चीज़ है, बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। अच्छा, इनका कॉन्सेप्ट जो लुइस साहब का जो कॉन्सेप्ट आया था, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस के ब्रोस्टेलोरी वाले कॉन्सेप्ट के साथ ही मैच कर सकते हैं। जैसे समझिए, ब्रोस्टेलोरी साहब ने क्या कहा था कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा भाई, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगी वही तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, है कि भाई। प्रोटॉन मतलब क्या, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा ही तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रोस्टेलोरी के कॉन्सेप्ट से भी हम लोग इनका लुइस का कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हैं। पर क्या हुआ, मतलब लुइस साहब ने इसको थोड़ा सा अलग ढंग से बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, लोन पेयर का या फिर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो लोन पेयर का या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं, और डोनेशन करके बॉन्ड बना लेते हैं, है कि नहीं। डोनेशन करके क्या करते हैं, बॉन्ड मान लेते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आप लोग इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं इस पर उसकी भी उस सीरीज़ की उस पर ही मतलब कह सकते हो एक अच्छी खासी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। थोड़े दिन के अंदर आपको क्या होगा कि फर्स्ट ईयर का जो बच्चा फर्स्ट ईयर में होगा उसका GOC स्टार्ट करने वाला है। तो GOC को बहुत तगड़े से, बहुत हाई लेवल से, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ उसको करेंगे हम लोग, है नहीं। अभी हम लोग क्या करें, हाई लेवल केन स्टार्ट करके हैं। आज इसकी ये प्रॉपर्टी होने के बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, SN1 रिएक्शन डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। बेस हो जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, फिर SN1 स्टार्ट करेंगे। उसके कौन कौन से पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्या लुइस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर का एक्सेप्टर करते हैं। यहाँ पे इसे एग्जाम्पल दे रखा है, इसने इसको दिया इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। चलिए ठीक, तो इन पूरे बस कह सकते हो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से, ब्रोस्टेलोरी के कॉन्सेप्ट से और बेस के कॉन्सेप्ट, लुइस साहब के कॉन्सेप्ट से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से निकल के आई है कि क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो बेस होते हैं, है कि नहीं, जो बेस होते हैं हम लोग उनके कुल मिला के सारे कंक्लूजन को निकाल कर, ये मैं अपने सोच रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है कि मेरा कंक्लूजन यही निकल रहा है साफ साफ कि जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होते हैं। मतलब बेस जो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। जैसे बड़े लोग होते नहीं, अमीर लोग, बड़े लोग मतलब जो बड़े घर के लोग होते हैं, उनके लिए उनके यहाँ पैसे की भरमार होती है, बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है नहीं। तो उसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं आपके पास कि जो बेस होते हैं क्या होते हैं बेटा, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी, कह सकते हो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास, है कि नहीं। तो क्या होते हैं आपके पास, बेस होते हैं। अच्छा एक बात और, जो बेस होते हैं उसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक बेस आता है। तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो क्या होता है भाई, ऐसा बेस जो 100% डिसोसिएट हो जाए। ऐसा बेस जो होता है जो 100% क्या हो जाए कि जब हम उसको वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या हो जाए, वो 100% क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। ऐसा बेस, उसको हम लोग कहेंगे बेस है भाई। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो जनरली जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड एस ब्लॉक में जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले जो मतलब हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग बेस ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं, करते हैं क्या है कि न्यूक्लियोफाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उसके बाद दोनों में कंपेरिजन की होता क्या है। अब थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल के बारे में जान लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। थोड़ा सा ओच-पोच हो गया है इसमें, आप लोग प्रॉब्लम मत करना। इससे होता है क्या, न्यूक्लियोफाइल जो शब्द आया है, ये जो वर्ड आया है, दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियो प्लस फाइल। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है फ्रेंड, मतलब कि लविंग, है कि नहीं। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब क्या होता है, फ्रेंड। मतलब ऐसे चीज़, ऐसे मतलब स्पीसीज, ऐसे कह सकते हो केमिकल स्पीसीज जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस से लव करते हैं, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने का प्रयत्न करते हैं कि नहीं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। अच्छा एक बात और, इनको हम लोग क्या करते हैं, जनरली NU- से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके आगे अगर हम कहीं पे NU लिखा होगा, NU- लिखा होगा तो समझ जाना कि यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है कि नहीं। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसे मान लो इसको NU लिखा कहीं पे, और जो उसका मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है।
दूसरी चीज़ एक बात और बता दें आपको, जैसे आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन में जनरली हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करेंगे। तो आपके पास कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है। इसका एक काम करिए आप, इसी समय इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। ले लिया, चलिए देखते हैं। तो आपके पास कोई सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट में क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट होता है, फिर उसके बाद अटैकिंग एजेंट होता है, फिर जो एरो के ऊपर हम लोग क्या सॉल्वेंट लिखते हैं कि रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, प्रोटिक मीडियम में हो रही है कि ये प्रोटिक मीडियम में हो रही है। मैंने इसका भी एक वीडियो बना दिया है, इससे पहले वाला वीडियो जो है वो सॉल्वेंट के ऊपर ही बेस्ड है पूरा, तो उसको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि उससे आपको रिएक्शन को समझने में ज़्यादा कह सकते हो इंपॉर्टेंस आपकी ज़्यादा सहायता मिलेगी, है कि नहीं। सॉल्वेंट हो जाएगा, फिर वो रिएक्शन आगे ट्रांजिशन स्टेट से बढ़ेगी, या फिर कह सकते हो इंटरमीडिएट से स्टेट से बढ़ेगी, या फिर यहाँ पे क्या बनेगा, आके आपका प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बनेगा। तो जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट में हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इफेक्ट्स को, कुछ पैरामीटर्स को यूज करते हैं। वो पैरामीटर टेम्परेरी भी हो सकता है, और कुछ वो जो इफेक्ट होता है टेम्परेरी भी हो सकता है, और टेम्परेरी भी हो सकता है, और परमानेंट भी हो सकता है। ये परमानेंट या फिर टेम्परेरी। जो परमानेंट इफेक्ट होता है ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है रेजोनेंस, एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। जो टेम्परेरी होता है इलेक्ट्रोमेरिक, इंडक्टोमेरिक होता है। तो जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, याद रखना किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, फिर जो रिएक्शन पढ़ते हैं, तो रिएक्शन के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो अटैकिंग रिएजेंट होता है बेटा वो 2 प्रकार से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो मुझे ये वाला न्यूक्लियोफाइल पढ़ना है, मुझे जो पढ़ना है अटैकिंग रिएजेंट जो मुझे पढ़ने हैं वो इसको पढ़ने, न्यूक्लियोफाइल को पढ़ना है, इलेक्ट्रोफाइल को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका भी में यूज नहीं है। जब जीओसी पढ़ाएंगे वहाँ पे तो हमको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल का एक अलग वीडियो बनाएंगे फिर से, और न्यूक्लियोफाइल का एक अलग वीडियो बनाएंगे। हर एक पॉइंट्स में इसमें सारी चीज़ का वीडियो एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जो न्यूक्लियोफाइल आया है ये हम लोग कहाँ से आया है, ये इसका जो मेन फंडा है वो कहाँ से है, अटैकिंग रिएजेंट होता है एक प्रकार का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में इसका हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं। तो बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल से मतलब फ्रेंड से मिलकर बना हुआ, जिसको NU से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, कह सकते हो एक प्रकार का ऐसा केमिकल स्पीसीज होता है, ये भी बेटा एक प्रकार का ऐसा केमिकल स्पीसीज होता है, क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। याद रखना ये इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करता है। अच्छा एक बात और, इसकी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं बेटा, सॉरी न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, इनकी कंडीशन क्या है, इनकी कंडीशन ये है कि ये कोई भी मॉलिक्यूल हो या आयन हो, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल या आयन हो, उनके पास न्यूक्लियोफाइल होने का सबसे अच्छा कंडीशन क्या है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उनके पास, और क्या कम से कम एटलीस्ट उनके पास एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पास उनके पास कम से कम पाई बॉन्ड होना चाहिए, जो तब वो जाके क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की जैसे एक्ट करेगा। जब उसके पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और क्या उसके पास एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए, है कि नहीं, सॉरी एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो भाई वहाँ पे पाई बॉन्ड भी होता है, हम लोग जानते हैं पाई बॉन्ड भी एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल की वो करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जानता है भी, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऐसा वर्क करेगा, ठीक है ना। जैसे कुछ क्या करता है भाई, लुईस बेस है, जैसे लुईस बेस क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि लोन पेयर को डोनेट करता है, तो लोन पेयर जो लुईस जो बेस होता है वो भी एक अच्छा खासा इलेक्ट्रोफाइल माना जाता है कि नहीं, लुईस बेस जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल माना जाता है। अब यहाँ से केस आया कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रखा है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है, या फिर कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल को हम जनरली लुईस बेस जो होता है उसको हम लोग जनरली न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, है कि नहीं। अब चूंकि तब दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है उसको भी देखते हैं, तो कई सारे जो है कह सकते हो पॉइंट्स हैं जो उनके बीच में डिफरेंस को बता रही हैं। तो जो हम लोग क्या करते हैं, सम टाइम्स न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उनको हम लोग लुईस बेस के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें कि कितने टाइप का हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का होने की बात किया जाए तो न्यूट्रल और एनायन दोनों टाइप में हो सकता है। न्यूट्रल कौन से होंगे भाई, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं है भाई, मेरे पास नेगेटिव चार्ज नहीं, पर मेरे पास अगर लोन पेयर है तो मैं उस लोन पेयर को डोनेट कर सकता हूँ, है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, न्यूक्लियोफाइल की जैसे वर्क करूँगा। जैसे हमारे पास NH3, ये भी लुईस बेस के जैसा वर्क कर रहा था, लोन पेयर को डोनेट कर रहा था, है कि नहीं। न्यूट्रल है आपके पास NH3 है, PR3 है, जैसे हम लोग जानते हैं PCl3 भी बनाता है, PCl5 बनाता है, तो PR3 बनाते तो उसके पास लोन पेयर बच जाता दो। ये आपके पास कई सारे यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, RSH दे रखा है, NH2 का दे रखा है, ROH एल्कोहल का भी दे रखा है। ये भी एक अच्छा खासा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर हम लोग बात करें एनायन में, तो एनायन में आपके पास RSH है, CN है, साइनो वाला है कि नहीं, X है, हाइड्रोजन ग्रुप हो सकते हैं, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो, है कि नहीं, OH हो सकता है। हम लोग जो मेन स्टडी करेंगे इस पर करेंगे, ये बहुत परेशान करता है कि नहीं, यही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, आगे चल के इस पर फोकस किया जाएगा। R होता है,
अच्छा, कुछ एग्जांपल्स है न्यूक्लियोफाइल के। न्यूक्लियोफाइल ऑफ कार्बन के भी कुछ न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि हम लोग वहाँ पे उतना डिटेल नहीं जाएंगे, बस कुछ नेम पढ़ लेंगे उनके, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके के लिए, है कि नहीं। जैसे आपके पास कुछ कार्बन के न्यूक्लियोफाइल हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है बहुत अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल होता है भाई, हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। RMgX, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है यहाँ से, वैसे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपके पास R- और MgX+ में टूटता है ना, तो R-, ये भी एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है कि नहीं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक अच्छा खासा आपका कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल है, एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है। क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं भाई न्यूक्लियोफाइल, कार्बन के भी न्यूक्लियोफाइल में ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होते हैं, बेट्स रिएक्शंस होता है, रिफॉर्मेस्की रिएक्शन होता है। इसमें भी आपके कह सकते हो एक कार्बन जो होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है कि नहीं। बारबियर रिएक्शन हो सकता है, ऑर्गेनोलिथियम का रिएजेंट हो सकता है, वो भी वहाँ पे भी कार्बन आपका एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल का जैसे वर्क करता है। कुछ इनॉल जो होते हैं, कुछ इनॉल वाले रिएक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कीटो इनॉल में आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं, इसमें एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, उसको भी पढ़ेंगे। तो इनॉल्स जो होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन में। कहाँ पे? कंडेंसेशन रिएक्शन में, याद रखना बेटा। कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है, जो आपके पास कार्बन होता है वह भी एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा यूज करता है। कौन कौन से कंडेंसेशन हो सकता है? क्लेजन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में और एल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्शन में भी आपका कार्बन जो होता है एक प्रकार का एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है कि नहीं। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपके पास कार्बन, यहाँ पे जो आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स होते हैं, या फिर कह सकते हो यहाँ पे जो भी रिएक्शन हम लोगों ने देखी है, एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? एक प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या होता है? ऐड हो जाता है, एडिशन हो जाता है। जो कि हम लोगों को पढ़ना क्या है अभी, जो हम लोग आने वाला जो वीडियो रहेगा इसके बाद हम लोग SN1 SN2 पढ़ेंगे, तो वो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन करेगा, है कि नहीं। आगे बात करते हैं, कुछ पावर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल का पावर कैसा होता है। जैसे मान लो आपके पास H2O दे रखा है, H2O यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन प्लस दे रखा है, यहाँ पे OH दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो इनका हम लोग ऑर्डर कहें कि इनकी ऑर्डर क्या होगी, रिएक्टिविटी की ऑर्डर क्या होगी, मतलब कौन सा न्यूक्लियोफाइल सबसे अच्छा होगा। तो जो जिसके ऊपर माइनस चार्ज ज़्यादा अच्छा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अच्छा होगा, वो सबसे अच्छा कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। तो हम लोग कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग अगर इसका ऑर्डर बनाए तो ये इसका ऑर्डर होगा। अगर हम लोग बात करें CH3 में, NH2 में और OH में और यहाँ पे फ्लोरीन में, तो इसमें कौन सा सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो हम लोग यहाँ पे बेसिसिटी के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर निकालते हैं। तो इसका ऑर्डर ये आता है। कई सारी वीडियो है, आप उसको आराम से देख सकते हो। मैं उतना डिटेल नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तुम लोग देखना पसंद नहीं करोगे। पोलरिटी के अकॉर्डिंग अगर निकाला जाए कि न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर क्या होगा, तो ये सबसे अच्छा आपका आ जाएगा। पोलरिटी के अकॉर्डिंग I- इज ग्रेटर देन, Br- इज ग्रेटर देन, Cl- इज ग्रेटर देन, F- है कि नहीं। तो ये इनकी पोलरिटी का ऑर्डर हो जाएगा। आप करते क्या है, दोनों में डिफरेंस करते हैं, फिर एक 2-3 रिएक्शन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल और बेस का डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसको कर लीजिए। कुछ और डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं दोनों के बीच में, न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में। जो एक्चुअली होता क्या है आपका, तो हमने न्यूक्लियोफाइल और बेस के डिफिनीशंस में और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है उनको फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करते हैं, दोनों में कह सकते हो कंपैरिजन कराते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जनरली होते हैं क्या, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं क्या करते हैं, अटैक करते हैं ऐसे एटम के ऊपर अटैक करते हैं जिन एटम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक एटम जिसके ऊपर क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस एटम के ऊपर अटैक करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, पर वो कभी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। याद रखना, ये सबसे मेन और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कह सकते हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले एटम के ऊपर अटैक करेगा, मतलब ऐसे एटम के ऊपर अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पर वो कभी हाइड्रोजन नहीं होगा। वो कभी हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन यानी कि हम लोग कह सकते हैं कभी H+ के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक ना। अदर देन हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी कार्बन, मतलब ऐसे जनरली कार्बन के लिए अगर हम लोग ले लें तो कार्बन पॉजिटिव यानी कि C पॉजिटिव पे अटैक करेगा, उसके साथ 1 डिग्री है कि 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो तो बात की बात है, पर कभी वो हाइड्रोजन प्लस के ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसका पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे रीजन होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी साइज बहुत छोटी होती है, स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है कि नहीं। अच्छा, एक बात और, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है जनरली क्या करता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है, याद रखना दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियोफाइल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है, जैसे SN1 है, SN2 है, SNI है और बहुत सारी रिएक्शंस हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है। न्यूक्लियोफाइल की वजह से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है,
ठीक है ना। हम या फिर हम लोग इसी चीज़ को हम लोग दूसरी भाषा में अगर कहना चाहें अगर, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन आइटम, मतलब जिस कार्बन आइटम के ऊपर अटैक करेगा, जिसके ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसके ऊपर अटैक करेगा। और ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अटैक करेगा, साथ में क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, एंड फॉर्म बॉन्ड विथ कार्बन आइटम, और कार्बन आइटम के साथ क्या करेगा बेटा, वो बॉन्ड बना लेगा। ये सबसे अच्छी बात है, याद रखना, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्या, बेस में। तो जो बेस होता है क्या होता है, अटैक करता है पॉजिटिवली चार्ज। एक बात बताएं आप लोगों को, बेस हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो, बेस हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो, इन दोनों के बीच में एक चीज़ तो कॉमन है। मैंने अभी पीछे बताया आप लोगों को, फिर से बता दे रहे हैं कि चाहे बेस हो चाहे वो आपका न्यूक्लियोफाइल हो, ये दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, है कि नहीं। तो जो बेस क्या होते हैं, जनरली क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आइटम के ऊपर। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करता था। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बेटा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न होता है कि जो बेस होता है उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। साइज़ बड़ी क्यों होती है, इस बात को आप फाइंड आउट कर सकते हो सॉल्वोलिसिस की मेथड से। सॉल्वोलिसिस एक फिनोमिना होता है, मैंने सॉल्वेंट को बता दिया था, पर उसमें सॉल्वोलिसिस को एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है उसको। तो हम क्या करेंगे, सॉल्वोलिसिस की एक अलग वीडियो बना देंगे। सॉल्वोलिसिस का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसकी वीडियो बना देंगे अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे, वरना सीधे हम लोग SN1 SN2 पे जाएंगे। SN1 से भी इसका सम कॉन्सेप्ट आया है, सॉल्वोलिसिस का भी कह सकते हो, SN1 रिएक्शन में भी इसका थोड़ा बहुत योगदान भी है, बहुत सारा योगदान है। हाई लेवल की केमिस्ट्री में जो आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपका पता चलेगा आपको। आगे बात करते हैं, सॉल्वोलिसिस के होने की वजह से इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है बेस की, जिसकी वजह से क्या करता है, ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है, कभी कार्बन आइटम के ऊपर अटैक नहीं करता है। अच्छा एक बात और, इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रोटॉन को निकाल ले जाता है। बॉन्ड कार्बन के साथ अभी बॉन्ड नहीं बनाता भाई, उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा तो बॉन्ड क्यों बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये रिएक्शन से अपना हाइड्रोजन लेकर निकल कर चला जाएगा। अच्छा, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से बेटा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये क्या होगा, जो बेस होते हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये क्या, चूंकि ये क्या कराता था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता था, और ये क्या करवाता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। याद रखना, जो बेस होता है, बेस की वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। बेस की वजह से क्या होता है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। याद रखना, बेस क्या कराता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 E2 जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग हाई लेवल एल्केन में ही पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन। बच्चे इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं। अब जिनको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होगा वो कन्फ्यूज तो होंगे ही। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका बेस और न्यूक्लियोफाइल करवाता क्या है। बेस न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करवाता है, बेस क्या करवाता है, बेस क्या करवाता है, एलिमिनेशन करवाता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करवाता है, सब्स्टिट्यूशन करवाता है कि नहीं। तो ये क्या कराता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है, E1 E2 रिएक्शन करवाता है। एक बात और करते हैं, ठीक है ना, इससे भी पीछे यहाँ बताया वही चीज़ यहाँ फिर से लिखा है। जो बेस होता है अटैक करता है किसके पास, एसिडिक प्रोटॉन। ये अच्छी चीज़ है, एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पे होगा, जब आपके पास हाइड्रोजन फ़ोन के साथ जुड़ेगा, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी कॉन्सेप्ट होती है। लेकिन याद रखना, H जुड़ेगा किसके साथ में, फ़ोन के साथ में। याद रखना, फ़ोन के साथ में जब जुड़ता है, कौन जुड़ता है, हाइड्रोजन, तो ये एसिडिक प्रोटॉन कहलाता है। और इसके साथ जुड़कर ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। याद रखना, जब भी आपका हाइड्रोजन फ़ोन के साथ जुड़ेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। याद रखना, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट बात लिखी है, ठीक है ना बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने वाली बात। यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा इरेज हो गया है, लिख दें यहाँ पे, वरना तुम लोग को सर जी पता नहीं क्या बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। वहाँ बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, इसको इरेज कर देना, ना कन्फ्यूज हो गया आप लोग। हाँ, बात ये करें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। एग्जाम्पल लिया मैंने कि एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास OH है, मुझे पता करना है कि इसका नेचर क्या है। तो अगर ये H+ के ऊपर अटैक करता है तो H2O बना देगा। तो यहाँ पे अगर ये H+ के ऊपर अटैक कर रहा है तो ये कौन सा नेचर दिखा रहा है, बेसिक नेचर दिखा रहा है। तो वर्क एज द OH जो होता है आपका कैसा वर्क कर रहा है, बेस की जैसे वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है बेटा, बेस के जैसे वर्क कर रहा है। अगर दूसरी रिएक्शन लेते हैं, हम लोग एल्किल हाइलाइट या फिर कोई ऐसा ग्रुप फंक्शनल लिविंग, कोई अच्छा लिविंग ग्रुप ले लो। एक लिविंग ग्रुप के ऊपर ही वीडियो बनाएंगे आने वाले टाइम में। एक लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, क्या कंडीशंस होती है लिविंग ग्रुप की, उसके ऊपर ही वीडियो बनाया जाएगा, है कि नहीं। हम लोग पूरा वन टू ऑल डिटेल करते जाएंगे, है कि नहीं। कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है ना। करते क्या हम लोग, एक अच्छा खासा हम लोग ग्रुप लेंगे लिविंग ग्रुप, उसके ऊपर अगर OH का अटैक करवा रहे हैं, और अगर वो OH क्या करता है उसके साथ उस कार्बन, चूँकि यहाँ पे कार्बन ना होगा,
उसको लिविंग ग्रुप को निकाल दिया, उस कार्बन के साथ खुद जुड़ गया, मतलब एल्कोहल, जैसे एल्कोहल बनाता है, याद रखना एल्कोहल की कंडीशन, एल्कोहल से OH, जो OH होता है कार्बन के साथ जुड़ा होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी कि वहाँ पे जो OH आया होगा वो कह रहा है एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे वर्क करेगा। याद रखना ये सबसे अच्छी बात है कि जो एल्कोहल में जो OH आया होगा वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क मतलब न्यूक्लियोफाइल्स की जैसे वर्क किया होगा तो वहाँ से आया होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, OH जुड़ जाएगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ पे जो OH आया है वो क्या कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। तो सर जी किस कंडीशन में OH आपका न्यूक्लियोफाइल होगा और किस कंडीशन में आपका OH बेस होगा, इसका सबसे अच्छा चीज़ एग्जाम्पल, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर कहीं पर एल्कोहलिक KOH लिखा है, एल्कोहलिक KOH लिखा है, याद रखना, अगर कहीं पे एल्कोहलिक KOH लिखा है तो वो वहाँ पे एल्कोहलिक KOH एक बेस के जैसे वर्क करता है और एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। भाई कॉमन सेंस से बेस क्या करवाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है कि नहीं, वही चीज़ तो है। तो एल्कोहलिक KOH लिखा तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। और अगर कहीं पे एक्वस KOH लिखा है, क्या लिखा हुआ है, एक्वस KOH लिखा है, तो वहाँ पे आपके पास KOH का जो OH होता है वो क्या कर सकता है, न्यूक्लियो वर्क करता है न्यूक्लियोफाइल के जैसे, और ये क्या कराता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाता है। याद आया, समझ में आया, ये चीज़ है। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और चलिए करते क्या है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, तब समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ केवल लाइन बाय लाइन पढ़ा था, अब जब एग्जांपल करेंगे तो उसको अच्छे समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसको एग्जांपल की मदद से और अच्छे समझने का प्रयत्न करते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल की मदद से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करते हैं, देखते हैं होता क्या है। अच्छा एक बात और, मैंने इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और नहीं बताया आपको, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास हाइलोएल्केन का केस है, याद रखना, अगर आपके पास हाइलोएल्केन का केस है और अगर आप उस हाइलोएल्केन में अगर आप रिएक्शन करा रहे हो KOH की, याद रखना, अगर आप किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर आप KOH से करा रहे हो, याद रखना बहुत अच्छी चीज़ है, KOH के साथ करा रहे हो, डिपेंड करता है डिग्री पर भी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पर भी उसके केस अलग हो जाते हैं जनरली, पर जनरली हम लोग करते क्या है, तो होता है क्या, जैसे आप KOH से रिएक्शन कराते हो, अगर कहीं पे एल्कोहलिक KOH लिखा है, जैसे हम लोग जानते हैं एल्कोहलिक KOH क्या करता है, तो एल्कोहलिक KOH अगर होगा वहाँ पे तो होता क्या है, याद रखना, एल्कोहलिक KOH हमेशा जो प्रोडक्ट बनाता है वो एल्कीन बनाता है। ये बड़ी अच्छी बात है। पीछे मैंने बताया कि क्या कौन सब्स्टिट्यूशन करवाता है, कौन सा कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन करवाता है, कौन सा एलिमिनेशन करवाता है, मुझे वो तो करता ही है, किस तरह करता है, क्या रीजन है कि नहीं, और एल्कीन क्यों देता है, इसके लिए मैंने एक सेटजफ रूल बनाया है, उसको भी आप जाइएगा देखिएगा कि हाइलोएल्केन से अगर मुझे एल्कीन बनाना है, याद रखना हाइलोएल्केन से अगर एल्कीन में कन्वर्जन करना है तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट देता है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट देता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इसके लिए मैंने सेटजफ रूल बना दिया है। और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स, कम से कम बहुत संख्या में एग्जाम्पल्स में करा दिए हैं। आप जाइए एक बार सेटजफ रूल को देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर जाइएगा, फिर वीडियोज़ में जाके आप सेटजफ क्लिक करिए, सेटजफ पे देखिएगा, आएगा सेटजफ रूल आ जाएगा, कोई 5, 6 या 7, 8 पार्ट है शायद उसका हाइलोएल्केन का, उसमें मिल जाएगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो आप करते क्या है, ये अच्छी सी बात जान लेते हैं कि एल्कीन बनाता है, अगर आपके पास एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है, अगर आपके पास एल्कोहलिक KOH लिखा है तो एल्कीन बना देता है। और सबसे अच्छी बात है, अगर एक्वस KOH लिखा हुआ है तो वो एल्कोहल बना देता है। और कहीं पे एक्वस KOH लिखा है तो एल्कोहल बनाता है। जहाँ पे एल्कोहल शब्द आया वहाँ पे एल्कोहल नहीं बनता है, याद रखना, जहाँ पे एल्कोहल वर्ड आया है वहाँ पे एल्कोहल नहीं बनेगा, जहाँ पे एक्वस है वहाँ पे बनेगा एल्कोहल। जो प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल, अगर यानी कि हाइलोएल्केन से एल्कोहल में कन्वर्जन करना है तो आप एक्वस KOH यूज कर सकते हैं, अच्छा खासा एग्जाम्पल है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे मेरे पास CH3 Br लिखा हुआ, ये वाला एग्जांपल इसका KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, चूंकि KOH एल्कोहलिक KOH यूज किया गया है, अगर एल्कोहलिक KOH यूज किया गया तो प्रोडक्ट हमेशा एल्कीन देता है, याद रखना क्या देता है, प्रोडक्ट एल्कीन देता है। क्या होता है, कैसे इसका रीजन है, इसकी मैकेनिज्म मैंने सर्जफ में बता दे रखी है, तो यहाँ पे बता सकते हैं, कॉमन सेंस से थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पे क्या होगा, आपका Br निकलेगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, है कि नहीं। यहाँ से क्या होगा आपके पास, यहाँ से आपके पास अब हाइपर कंजुगेशन भी जानते होंगे आप, आपके पास हाइपर कंजुगेशन का ज्ञान होना चाहिए कि हाइपर कंजुगेशन के केस में क्या होता है, sp2 से sp3 वाला जब केस आएगा, याद रखना हाइपर कंजुगेशन एक होता है, एक इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन, इसमें क्या होता है, अगर sp2 से sp3 वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, याद रखना, जैसे मान लो अगर ये वाला कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन sp3 है, तो यहाँ पे के जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं, याद रखना यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाते हैं। तो होता क्या है बेटा, यहाँ से क्या होगा आपके पास, यहाँ से आपके पास क्या होगा, CH3 लिखा हुआ था, इसको CH2 और एक H कर देंगे, जब यहाँ से Br निकल जाएगा, याद रखना जब यहाँ से Br, मैं इसे काम कर दे रहा हूँ, इसको बना दे रहा हूँ, यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म कर दे रहा हूँ, वरना समझ में तुम लोगों को नहीं आएगा, हम कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका Br लिखा था, रेड से लिखा था तो रेड से लिखते हैं,
यहाँ पे आपके पास क्या है, Br लिखा था, यहाँ पे CH3 लिखा था। इसको हम लोग क्या किए, KOH के साथ रिएक्शन करवाएं। तो जब KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा समझना, सबसे पहले आपके पास Br निकलेगा यहाँ से ऐसे। तो जब Br निकलेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, CH3C, यहाँ पे आपके पास CH3 प्लस और यहाँ पे आपके पास CH3, ठीक है ना, इतना हो गया। अब आपके पास जो KOH का OH मतलब ये पूरा पार्ट आपका, चूँकि KOH कैसे ब्रेक होगा, K प्लस में और OH माइनस में ब्रेक होगा। अब जैसे चूँकि ये वाला ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ये 3 डिग्री में पूरा चाहो तो सारे कह सकते हो सारे CH3 बहुत तगड़े से आपस में घेर लेंगे, है कि नहीं, बहुत भयानक से स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, बहुत तगड़े से स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे बन जाएगा जरा समझते हैं। यहाँ पे इसको लिख लिया था ना, ये वाला इंपॉर्टेंट था, इसको इरेज कर दे थोड़ा सा, वरना तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम बनाए यहाँ पे कि ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, तो भाई यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला कार्बन sp2 है, यानी कि ये तो बीच में है, और ये वाला जो जितने भी कार्बन हैं ये वाले भी क्या आपके पास sp3 हैं, ये वाले भी आपके पास क्या है sp3 हैं, और ये वाले कार्बन भी आपके पास क्या है sp3। तो इनके वजह से इसका तो प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हो जाएंगे। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से ऐसे हो जाएगा एक, चलो मान लो एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो जाएगा, एक कार्बन है कि नहीं, और एक आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब इसके साथ क्या है आपके पास, हाइड्रोजन भी तो जुड़ा हुआ है इसके साथ में, तो हाइड्रोजन को भी हम लोग ऐड कर रहे हैं इस समय। चलो ठीक, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये इसके पास हाइड्रोजन जुड़ गए, ठीक है ना। अब हम लोग हाइड्रोजन को लिंकेज कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन का लिंकेज भी ज़रूरी है ना। यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है, यही लिखा हुआ है, इसी चीज़ को CH3 सबको बड़ा कर दिया गया, CH3 को। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये ऐसे देखो, ये टेट्राहेड्रल बना रहा है स्ट्रक्चर, है कि नहीं। ठीक ना, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दिया, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर दें, ज़्यादा अच्छे से रहेगा। 1 सेकेंड, चलो इसको यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक, ये हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद इसका ज़रा बना दे रहे हैं स्ट्रक्चर। ये बन गया, ये बन गया, और ये बन गया, ठीक है। अब इसका जरा स्ट्रक्चर देखो, ये 3 डिग्री वाले का स्ट्रक्चर देखो, कितना खतरनाक स्ट्रक्चर बना है कि नहीं, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसका जो OH है, KOH का जो OH है वो तो इसके पास आ ही नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा बड़ा मालिक्यूल हो गया ये कि अब कोई हमारे ऊपर कोई अटैक ही नहीं कर सकता है, कि नहीं, इतना तगड़ा हो जाएगा कोई इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। अब होगा क्या, चूंकि यहाँ पे स्टेबल है 3 डिग्री, अब ये क्या करेगा, आपस में ही इसके अंदर क्या होगा, चेंजेस होगा। याद रखना, इसके अंदर जो चेंजेस होगा वो आपस में इसके अंदर चेंज हो जाएंगे, और होगा क्या, इसी तीनों में से किसी एक का हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, है कि नहीं, किसी एक का क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। जैसे मान लो इस वाले का हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, तो जैसे इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, ये अपना बॉन्ड इससे ले लेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव, इस वाले कार्बन का, इसी कार्बन का मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बना दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिलेंगे, आपस में मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला खत्म हो गया, चलो मान लो ये वाला आपके पास खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, CH2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे क्या, CH3, तो एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग मॉडर्न फॉर्म में ऐसे तो लिख सकते हैं, तो वही इसका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। समझ में आया ना बेटा कैसे बनता है, क्या रीजन हो सकता है। तो ये इसका रीजन हो गया। एक काम करिए, जैसे यहाँ इसी चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आपके पास एल्कोहलिक KOH यूज किया गया है, एल्कोहलिक KOH यूज करेंगे क्या बना देगा, एल्कीन। एक्वस KOH यूज करेंगे, अब यहाँ पे तो ये 2 डिग्री बनेगा, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउडिंग तो होगी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बनाएगा, एल्कोहल बना देगा। अच्छा, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये बताना है कि क्या एक्वस KOH के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो क्या यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनना चाहिए क्या वो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। साथ में आपके पास यहाँ पे ले लीजिए एथिल ब्रोमाइड है, CH3CH2 है आपके पास, एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे एल्कीन बना देगा, और यहाँ पे HBr निकल जाएगा। एक्वस KOH के साथ कराएं, आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे HBr बना दिया, KBr बना दिया, एल्कोहल बना दिया।
है कि नहीं। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये किस रिएक्शन के थ्रू आगे बढ़ रही है, ये आपकी किस रिएक्शन के थ्रू आगे बढ़ रही है रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी बढ़ रही है किस रिएक्शन के आगे, बोलो बेटा, बताइए। ये आपके पास क्या हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है ना यहाँ पे, तो ये आपके पास यहाँ पे हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसी चीज़ को हम लोग आगे यहाँ से अगर बढ़ाएं आगे रिएक्शन को, इससे देखा जाए तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है बेटा, सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना, हुआ क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो आप आई थिंक रिएक्शन को देख के जान सकते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ कि एलिमिनेशन हुआ है कि नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था। तो चलिए करते हैं क्या, आज खत्म करते हैं। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो SN1 और SN2 के ऊपर रहेगा। सबसे पहले हम लोग SN1 को डिटेल करेंगे, बहुत से कॉन्सेप्ट बहुत सी चीज़ों को बताएंगे, और फिर उसके बाद SN2 बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री विद फन।